दिल्ली में सीएम केजरीवाल का ऐलान, कहा 2 महीने मिलेगा मुफ्त राशन, ऑटो टैक्सी चालकों को मिलेगी 5,000 की मदद। मुख्यमंत्री की जनता से अपील, कहा एक दूसरे की करें मदद। बढ़ते कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 15 मई तक लगा लॉकडाउन, आज शाम तक जारी होंगी नई गाइडलाइन। कोरोना पर बोले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, कहा पॉजिटिविटी रेट और मौतों की संख्या में इजाफा, गांव में फैल रहा कोरोना संक्रमण। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोविड वैक्सीनेशन में मीडिया कर्मियों को दे प्राथमिकता, अलग सेंटर बनाने के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, उन सभी को 2 महीने तक मुफ्त में राशन मिलेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने मुफ्त में राशन दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इसका मतलब यह नहीं कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक, टैक्सी चालक हैं, उन सभी को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके तहत करीब 1.5 लाख ऑटो टैक्सी चालकों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 2 महीने मुफ्त में राशन मिलने का मतलब ये नहीं कि 2 महीने तक लॉकडाउन चलेगा। हम चाहते हैं कि हालात सुधरें तो जल्द से जल्द लॉकडाउन को हटाना पड़े। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान अपील की कि कोरोना के कारण दिल्ली में मुश्किल वक्त है, ऐसे में जो लोग किसी की मदद कर सकते हैं तो लोगों की मदद करें। अगर किसी को खाना पहुंचाना है, बेड, सिलेंडर या फिर किसी और चीज में मदद कर पाए तो मदद करें। ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खासकर मजदूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मजदूर के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था। उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये जा भी चुके हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान किया था उन मजदूरों के लिए। आज हम 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछले साल हम लोगों ने किया था, पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी सारी जो जितने डेली वो कमाते थे वो उससे मदद होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको मदद मिलेगी। तो लगभग पिछली बार भी हम लोगों ने 1,56,000 ऐसे ड्राइवर्स की मदद की थी, उन सब की मदद इस बार भी दिल्ली सरकार करेगी।
ये बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं, और ख़ास तौर से ये जो सेकंड वेव आई है, ये सेकंड वेव तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम सब लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना दुख है, चारों तरफ लोग कितने परेशान हैं। हाथ जोड़ के विनती है कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है, ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है। सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सब लोग आपस में मिल के एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त कोई राजनीति नहीं करनी, सब मिल के करें। चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जात के हों, ये बीमारी तो किसी को नहीं दिखती। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई बीमार है उसको अस्पताल में एडमिट कराने की मदद कर सकते हैं। अगर कोई किसी को बेड नहीं मिल रहा, उसको बेड दिलवाने में, ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी को कई बार केवल सूचना मिल जाने से काफ़ी मदद मिल जाती है, किसी को ऑक्सीजन दिलवाने में मदद कर सकते हैं। किसी के घर में सब बीमार हो गए, उनको खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं, उनके घर पे खाना पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इस वक्त ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी रोजी रोटी नहीं चल रही होगी, गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि उनका घर चल सके। तरह तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरी सब लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि सबकी मदद कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। बहुत पुण्य लगेगा और तभी देश की तरक्की होगी। और अगर हम सब मिलके इससे लड़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम कोरोना से जीत पा लेंगे। चलिए, तो दिल्ली से आपको सीधे मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी को सिर्फ ट्वीट के माध्यम से आलोचना करनी है और भ्रम के माध्यम से भय फैलाना है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम मानवता के साथ पाप कर रहे हैं। कमलनाथ जी, ये पीड़ित मानवता की सेवा का अवसर है, आलोचना और राजनीति का नहीं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि देश के नाम पर तो एक हो जाएं। कोविड के रूप में देखेंगे तो कोविड में आज 12,563 पेशेंट नए आए हैं और 11,730 डिस्चार्ज हुए। हमारा 5 मई से 18 प्लस का टीकाकरण प्रारंभ हो रहा है। इस आयु वर्ग के नागरिकों की संख्या 3 करोड़ 59 लाख है। 5 करोड़ 29 लाख वैक्सीन की आवश्यकता है और इस पर 1,641 करोड़ का व्यय सरकार करने का। मध्य प्रदेश आदर्श स्टेज देश के अंदर कोविड नियंत्रण में बनने जा रही है। 21 अप्रैल को हमारे यहाँ जो एक्टिव केस थे उनकी हिसाब से हम क्रम में 7वें नंबर पे आते थे। आज हम 13वें नंबर पे आ गए। तो मुझे आप रोज कमलनाथ जी का सवाल करते हैं, जिसे सिर्फ आलोचना ही करना है, जिन्हें हमें मुसलसल कोसना ही है, जिनको फील्ड में आना ही नहीं है, जिनको सिर्फ ट्वीट के माध्यम से आलोचना करके भ्रम फैलाना है और भ्रम के माध्यम से भय फैलाना है। ये पाप कर रहे हैं, पाप मानवता के साथ में। पीड़ित मानवता की सेवा तो कर नहीं रहे। भ्रम पर जब वैक्सीन आई तो सुअर की चर्बी है, ये भाजपा की वैक्सीन है। जब प्रमाणित हो गई, लोग लगवाने लगे तो बोले मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे। मोदी जी ने लगवा ली है तो इन लोगों ने लगाना ही नहीं है कि इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं लगवाई, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं लगवाई, क्योंकि लोग प्रेरित नहीं हो जाए इसलिए वैक्सीन। कैसे जो भी राष्ट्रीय सम्मान का विषय होता है उसका विरोध करते हैं। सेना अगर पाकिस्तान में घुस जाए तो विरोध, सेना पे सवाल, कश्मीर पे सवाल, सीएए पे सवाल, ये सारे के सारे इस तरह के काम करते हैं। हम वैक्सीन की तारीख नहीं आई इस पर सवाल उठा दिया पहले कि 18 साल वालों को क्यों नहीं लगा रहे, लगा दी। तारीख नहीं दे रहे, तारीख दे दी कि 5 से लगेगी, तो बोले इतनी कम कैसे आई है, लगती रहेगी क्या। अरे हम उद्योगपतियों से और ले रहे हैं, जरूरत होगी विदेशों से भी लेंगे। आज जितनी जरूरत है उतनी हम पे उपलब्ध है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, अभी पीएम आवास के बारे में पीएम को नहीं सोचना चाहिए, उन्हें देश के बारे में सोचना चाहिए। लोगों तक फ्री में कोरोना वैक्सीन पहुंचानी चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री की देशभक्ति की परिभाषा समझ में नहीं आती है।
करोड़ों हजारों करोड़ रुपए से सरदार पटेल की मूर्ति बनेगी, नया पार्लियामेंट बनेगा, पीएम के रहने के लिए नया आवास बनेगा और वैक्सीन देश के लोगों को बेची जाएगी, मुफ्त नहीं लगाई जाएगी। ये देशभक्ति की बड़ी परिभाषा है। क्या आज जरूरत है पीएम के नए आवास की, नई पार्लियामेंट की? प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, कोरोना से हजारों लोग मारे जा रहे हैं, सबसे पहले इसका मुकाबला कीजिए, दवाओं का इंतजाम कीजिए, ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए। ममता बनर्जी के स्ट्रगल, उनकी जद्दोजहद से सबक लेना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। दिल्ली में बैठ के हम लोग राजनीति नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया है। आज सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से मुकाबला करने की है। ममता बनर्जी का ये बयान बिल्कुल ठीक बयान है। आज सारे कामों को छोड़ देना चाहिए प्रधानमंत्री जी। और अगर आप आज भी कोरोना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लोगों की जिंदगियां नहीं बचा पाएंगे, न देश माफ करेगा, न इतिहास माफ करेगा। लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। कोरोना खौफजदा प्रवासी मजदूर लगातार पलायन करने को मजबूर हैं। इसी को लेकर पंजाब के लुधियाना में बीजेपी नेता फूल देकर घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता का कहना है कि मेरा पंजाब में उद्योग है, प्रवासी मजदूर घबराहट में जा रहे हैं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और फूल देकर उन्हें रोकना चाहते हैं। नरेंद्र कुमार यादव। कहाँ जा रहे हो? बिहार। क्यों जा रहे हो? यहाँ पे मजदूरी मिलती नहीं है? नहीं, यहाँ हम सब सेलर में काम करते हैं, सेलर खत्म हो गया, ठीक ना, मंडी भी गया, मंडी भी खत्म हो गया, इसलिए हम सबको तो रुकोगे यहाँ पे या क्या? यहाँ और सब कौन सा काम मिलेगा? यहाँ तो कोई रोटी भी कोई नहीं रखने वाला है। मैं लुधियाना में इंडस्ट्री का भी मेरा काम है, मेरी अपनी इंडस्ट्री है फोकल पॉइंट में। तो मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ जो हमारी इंडस्ट्री में जो हमारे प्रवासी वीर हैं वो सब बाहर जा रहे हैं। तो जब मैंने आज बस स्टैंड पे आके देखा, और यहाँ पे जो प्राइवेट बसें हैं वो लेने लगी हुई हैं। ये साथ में बस स्टैंड है, बस स्टैंड के अंदर आप देख सकते हो कोई सवारी नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट बसें हैं ये गवर्नमेंट की जो अपनी बसें हैं। तकरीबन प्रवासी मजदूर यहाँ काम करते थे, जा चुके हैं? मेरा ख्याल है जी पिछले एक हफ्ते से 1 लाख 1.5 लाख के करीब जो मेरे प्रवासी वीर है वो जा चुका है। और आने वाले टाइम में ये जो पंजाब में जो जैसे कैप्टन सरकार ने जो पैनिक क्रिएट की हुई है, उस पैनिक क्रिएट को ना करे, जिससे मेरे प्रवासी वीर हैं वो बाहर ना जाएं और इनको हमें रोकना चाहिए। यहाँ आप कितना रोक रहे हैं आप? देखो, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, फूल दे के उनको रोकना चाहते हैं। भाई आप रुको, आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और
पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चलिए तो ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला एक बार फिर से जारी करते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने संजय राउत पर हमला करते हुए कहा कि ये गुंडा राज चल रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने संजय राउत पर हमला करते हुए कहा, मुझे भी गोली से मारने की धमकी दी थी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। राउत और शिवसेना की पहले दिन से जो विकृति माफियागिरी महाराष्ट्र में चल रही है, विपक्षों के घर में जाके उसकी मारपीट करते हैं, हत्याकांड करते हैं, वही बाहर आ रहा है। आपको ध्यान में होगा, उद्धव ठाकरे का किसी ने कार्टून किया तो नेवल ऑफिसर के घर में जाके उसकी पिटाई की, किसी का मुंडन किया और मुझे गोलियों से उड़ाने की धमकी दी थी। और इसलिए राउत साहब, आपको जवाब महाराष्ट्र की जनता ने पंढरपुर में। अब बात बंगाल की कर लेते हैं। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल जा रहे हैं और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बंगाल हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। संबित पात्रा ने कहा, हम जिस प्रकार का मंजर बंगाल में देख रहे हैं उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। बंगाल आज जल रहा है। हमारे कार्यकर्ता हर घड़ी हमारे नेताओं को फोन कर रहे हैं और उनकी एक ही गुहार है कि हमें बचा लो। बंगाल में देख रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। आज से पहले हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का मंजर किसी चुनाव के बाद किसी भी राज्य में हम में से किसी ने नहीं देखा था। बहुत दुखद है। धू धू करके आज बंगाल जल रहा है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लोकतंत्र में जीत के बाद गरिमा होनी चाहिए। लोकतंत्र में जीत के बाद ग्रेशियसनेस होनी चाहिए। जीत को एक्सेप्ट करने में एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी। मुझे ये कहते हुए और मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। बंधुगण, दिल दहलाने वाले दृश्य सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से हम सभी देख पा रहे हैं। रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख के। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। हमारे कार्यकर्ता हर मिनट हर घड़ी हमारे नेताओं को फोन कर रहे हैं और एक ही गुहार है, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हमारे घरों को, हमारे घर वालों को मारा जा रहा है, हमारे साथ हिंसा हो रही है, हमें बचा लीजिए। सबका एक ही गुहार है। और मैं आज यहां स्पष्टतः बता दूं, ये जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब 6 मई मतलब गुरुवार सुबह 7 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। बता दें कि इसके पहले शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया था, जो 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। कोविड प्रबंधन की निगरानी के लिए गठित टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हालातों को जाना और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद बीजेपी की नींद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजों ने उड़ा दी है। इन चुनावों में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा है। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी सहित प्रदेश के कई जिलों में सपा ने दावा किया है कि बीजेपी को करारी मात मिली है, जिसको लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा।
उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बनारस में, प्रयागराज में, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है और गोरखपुर जो योगी जी का गढ़ माना जाता है वहां पे नाक को दम कर रखी है। पंचायती चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और भारतीय जनता कोरोना संकट के कारण स्वजनों के अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन और मुक्ति क्रिया के लिए उनके परिवारजन प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन तट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। पौराणिक मान्यता है कि कभी भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की अस्थियों का विसर्जन इसी संगम तट पर किया था। तभी से संगम में मोक्ष के लिए अस्थि विसर्जन की परंपरा रही है। और यही वजह है कि महामारी काल में संगम नगरी में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम तट पर अस्थि विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जिला से आया हूँ और यहाँ पर मेरे पिताजी का जो अंतिम क्रिया थी उसके लिए आए हैं प्रयागराज। और यहाँ थोड़ा सा भीड़ भाड़ है क्योंकि थोड़ा अभी समय मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ी हुई है, फिर भी इसका थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और सुरक्षा का ध्यान देके ही काम किए जा रहे हैं सारे। और हमारे भाई वगैरह यही कार्य में लगे हुए हैं और बराबर दूरी बराबर मास्क वगैरह यूज कर रहे हैं लोग। जिला से आया हूँ और यहाँ पर मेरे पिताजी का जो अंतिम क्रिया थी उसके लिए आए हैं प्रयागराज। और यहाँ थोड़ा सा भीड़ भाड़ है क्योंकि थोड़ा अभी समय मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ी हुई है, फिर भी इसका थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और सुरक्षा का ध्यान देके ही काम किए जा रहे हैं सारे। और हमारे भाई वगैरह यही कार्य में लगे हुए हैं और बराबर दूरी बराबर मास्क वगैरह यूज कर रहे हैं लोग। मेरा नाम शशि कुमार सोनी। यहाँ कोविड टाइम की वजह से काफ़ी लोग मर रहे हैं, उसके वजह से यहाँ बाल मुंडन होता है, भीड़ भी लगती है। 100-150 आदमी डेली प्रतिदिन आ रहे हैं यहाँ पे। और उसकी सैनिटाइज की व्यवस्था भी, सब चीज़ परदेशियों की भी व्यवस्था, अपनी भी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं हम लोग। पितृपक्ष में इससे ज़्यादा रहते हैं, इसमें भी उतना ही लोग आ रहे हैं। फिलहाल इतने ही लोग इसमें कोविड टाइम में मर रहे हैं, आ रहे हैं उतने ही लोग, इससे कम नहीं हो रहा है फिलहाल। प्रतिदिन ही 100-150-200 आदमी आते रहते हैं। मेरा नाम। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यह खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर एक बस स्टैंड में भीषण आग लग गई, जिससे कई बसें जलकर राख हो गई हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर बस स्टैंड के बैरिया बस स्टैंड में हुई है, जहां पर मौके पर अचानक एक बस में आग लगने के बाद एक के बाद कई बसें इसकी चपेट में आ गई, जिसके बाद कई बसें इस आग की चपेट में आने से पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि अब तक आग लगने की कोई वजह सामने निकलकर नहीं आई है। वहीं आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। स्थानीय लोगों ने पहले खुद आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि लोगों ने फायर स्टेशन पे फोन करते हुए ये जानकारी दी। तो वहीं दूसरी तरफ मौके पर आग लगने के बाद इस मामले की सूचना पर पहुंची दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तिरुमाला पहाड़ी पर बेदी आंजनेय स्वामी मंदिर के पास दुकानों में मंगलवार सुबह बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग मंदिर के पास बने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी, जहां लगभग 150 दुकानें हैं। इस आग ने एक के बाद एक साथ लगती दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया। आग ने सुबह 6 बजे जब लगी तो इस वजह से सभी दुकानें जो हैं वो बंद थी, जिसके लिए ये अच्छी बात है कि आग से किसी भी हताहत की कोई खबर नहीं है। हालांकि माल का काफी नुकसान हुआ है। बहरहाल 1-1.5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया। तो वहीं अब आग में जली संपत्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकारों को कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। इन सबके बीच कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी कोरोना महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया है। शीर्ष व्यापारी संघ ने दावा किया कि उनके ऑनलाइन सर्वे में भाग लेने वाले 67% लोगों ने ट्रांसमिशन की सीरीज को तोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का समर्थन किया। CIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष PC भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करने का अनुरोध किया है। अगर संपूर्ण लॉकडाउन संभव नहीं है तो सीएट ने उन राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश की है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सीएट ने आश्वासन दिया है कि अगर सरकार ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा की तो व्यापारिक समुदाय पिछले साल की तरह आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया। सोमवार दोपहर के बाद शुरू हुई बारिश मंगलवार सुबह तक जमकर बरसी। आलम यह है कि चंबा जिले में बादल फटा है और इसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि अब तक किसी तरह के कोई जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह चंबा जिले के विकासखंड महला के ग्राम पंचायत कुनेड़ में बादल फटा है। इस दौरान लोगों की फसलों सहित जमीन पानी में बह गई है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। किलोड़ पंचायत में भी बारिश से भारी नुकसान होने के साथ इसके समाचार मिले हैं। बारिश के बाद साहो प्लियूर नाले में अचानक पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई है। प्लियूर के गणजी में 2 कारें भी मलबे में दब गई हैं। वहीं चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी कलसुई के पास बाधित हो गया है और इससे वाहनों की आवाजाही रुक गई है। प्रशासन की टीम मौके पर जानकारी के लिए रवाना हो गई है। कोविड-19 के कारण लंबे समय से स्कूल बंद हैं और इसके बावजूद पूरी फीस देने को लेकर शिक्षकों और अभिभावकों के बीच चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने निर्देश दिए कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से सालाना 15% कम फीस वसूली जाए, क्योंकि उन्हें वो सारी सुविधा नहीं मिल पा रही जो स्कूल जाने पर मिलती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला फिलहाल सिर्फ राजस्थान के निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए है। दरअसल हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस 70% ही ले, जिसके खिलाफ निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और पूरी फीस लिए जाने की अपील की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही पेरेंट्स की याचिकाओं को भी सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि अभिभावकों से फीस का भुगतान 6 बराबर किश्तों में लिया जाए। साथ ही फीस न जमा करने पर भी 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट नहीं रोका जा सकता। महामारी के दौर में एक तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य दवाइयों की कालाबाजारी की खबरें मानवता को शर्मसार कर रही हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मानवता का उदाहरण बने हैं।
ऐसे एक व्यक्ति हैं डॉक्टर मुकुंद जी। डॉक्टर मुकुंद पुणे एक अस्पताल में मरीजों की सेवा में लगातार जुटे हैं। डॉक्टर मुकुंद के पिता बीते 26 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के चलते उनकी मौत हो गई थी, तो वहीं डॉक्टर की मां और भाई भी कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है। बावजूद इसके डॉक्टर मुकुंद लगातार मरीजों की सेवा करने में जुटे हैं और कोरोना पीड़ितों का इलाज भी कर रहे हैं। पिता की मौत के 3 दिन बाद ही डॉक्टर अस्पताल में सेवा देने के लिए दोबारा आ गए थे। उन्होंने कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं, पर वो नहीं चाहते कि जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं और कोई उस दर्द से गुजरे। वर्तमान में समाज की सेवा ही उनकी पहली प्राथमिकता है। The treatment of maybe 1 week, my father succumbed to COVID. He was around 85-86, but otherwise, although he had some comorbidities, but if it would not have been COVID, he would have survived for some more years, and we would have been happy to have him with us. मेरे भाई और मदर यहीं पे एडमिट है, अभी भी एडमिट है वो। और ओवरऑल जैसे आपने बोला कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन आउटसाइड, तो मे बी आफ्टर 3 days ऑफ इनिशियल रेस्ट, मंडे को वो उनका डेथ हुआ था, तो मुझे मे बी वेडनेसडे से काम वापस चालू करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन इतना डिफिकल्ट है कि वी कैन नॉट जस्ट रेस्ट एट होम और टेक रेस्ट एट होम एंड सी द एगनी ऑफ अदर पीपल, बिकॉज आई हैड बीन थ्रू जो सिचुएशन था उससे जो मैं गया, इसकी वो चलते। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने चुनाव में जीत के बाद जश्न पर रोक लगाई थी, लेकिन यूपी के बिजनौर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने कोर्ट के आदेशों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी कोई मायने नहीं रखते, तभी तो यहां जीत के बाद कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां खुलेआम नोटों की बारिश और तमंचे से हर्ष फायरिंग की गई और किसी में कोरोना जैसे राक्षस का खौफ नहीं दिखाई दिया। आपको बता दें, यह मामला थाना कोतवाली शहर बिजनौर के भोगनवाला इलाके का है और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। खबर अयोध्या से, जहां पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के जुलूस के दौरान जमकर पथराव हुआ। यहां जुलूस के दौरान छतों से ईंटें पत्थर बरसाए गए। इस पथराव में दर्जन भर ग्रामीण घायल हुए हैं। उधर पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि इसे लेकर अब एसओ पुराकलंदर और सीओ अयोध्या से सीओजी नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद एसएसपी के पीआरओ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, यह मामला थाना पुराकलंदर के भगन गांव का है, जहां विजय प्रधान समर्थकों ने जुलूस निकाला और इसी दौरान यह हिंसा शुरू हो गई। चुनाव आयोग में चुनाव परिणामों के बाद जश्न पर रोक लगाने का जो मामला अभी आपने अयोध्या से देखा, उसके बाद एक मामला बहराइच से भी सामने आया है। बहराइच में चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां फिर से उड़ाई गई है। यहां मोतीपुर कोतवाली क्षेत्र के गोपियां ग्राम में विजय जुलूस निकाला गया, जबकि एक ऐसा करने की आज्ञा आपको भी पता है कि नहीं थी। आपको बता दें, यहां विजय प्रत्याशी कीर्तावती ने जीत के बाद देर रात विजय जुलूस निकाला था, लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि पुलिस इससे अनजान बनी रही। कोरोना वायरस के सेकंड स्ट्रेन के लगातार तेजी से बढ़ते संक्रमण में कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ ही सर्वाधिक प्रभावित मीडिया कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश में सभी मीडिया कर्मियों का वरीयता पर कोरोना वैक्सीनेशन का निर्देश दिया है। बता दें कि बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मीडिया कर्मियों और उनके परिवार के लोगों के लिए वरीयता पर फ्री वैक्सीनेशन के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को वैक्सीनेशन के लिए अलग से सेंटर अलॉट कर उसको वैक्सीनेशन जोन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो मीडिया कर्मियों को उनके कार्यस्थल पर कैंप लगाकर मीडिया कर्मियों के साथ उनके परिवार के 18 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों का भी टीकाकरण करवाएं।
उन्होंने कहा प्रदेश के मीडिया कर्मियों को कोरोना वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए। यूपी में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यादव ने कहा कि यूपी में हाहाकार मचा है। मरीज ऑक्सीजन और बेड्स की कमी से मर रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है। लोग ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। महामारी तेजी के साथ फैलती जा रही है। जनपदों में, गांवों में रोज मरने वालों की संख्या अनगिनत की स्थिति में है। सरकार उसे उजागर नहीं कर रही है। RT-PCR की जो जांच है 10-10 दिन में रिपोर्ट आ रही है। पिछले समयों में जो हालात थे उससे भी बड़े बुरे दौर अब गुजरते चले जा रहे हैं। आज ही कुछ अस्पताल के लोगों ने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन के लिए पत्र लिखा है। कानपुर की हालत खराब है, झांसी की हालत खराब है, आगरा की हालत खराब है, मथुरा की हालत खराब है, नोएडा, गाजियाबाद की हालत खराब है, कुशीनगर, गोरखपुर की हालत खराब है, इलाहाबाद की हालत खराब है। आखिर ये सरकार निर्दयी कैसे हो सकती है? अपने लोगों का जान जीवन नहीं बचा पा रही। चुनाव जब लोग जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो चुनाव बहुत आएंगे जाएंगे। अभी कांग्रेस पार्टी सेवा भाव में लगी है। हमें हर हाल में लोगों को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं। कोरोना की मार झेल रही राजधानी दिल्ली में कुछ राहत देखने को मिल रही है। एक और नए केसों की संख्या में कुछ हद तक कमी आई है, तो वहीं दूसरी ओर अब 18 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आज वैक्सीनेशन के इस चरण का दूसरा दिन है। ऐसे में उम्मीद है कि टीका लगने की रफ्तार कुछ हद तक बढ़ेगी। वैक्सीनेशन के नए चरण के पहले दिन यानी कि सोमवार को सेंटर्स पर भारी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली के पास अभी 4.5 लाख के करीब वैक्सीन की डोज है। ऐसे में सीमित स्टॉक होने के कारण टीका लगने की रफ्तार कम है और सेंटर्स चिन्हित है, लेकिन इसकी रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। आज भी सुबह से युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। लोग सुबह से वैक्सीन की डोज लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाई दिए। वैक्सीनेशन इसलिए जरूरियत हो कि हमें कोरोना से भी थोड़ा सेफ रखता है, ठीक है, और बाकी इस पे लापरवाही भी नहीं बरतनी। बस एक तरीके से सेफ पॉइंट है हमारा। वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है, तो सब लगाएं, 18+ सारे एज के लोग लगाएं। कुछ लोगों में गलतफहमी भी है, कुछ दिमाग में पूरे के वैक्सीनेशन से इससे कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब तक लगाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। बट इसमें इम्यूनिटी भी स्ट्रांग आपको रखनी पड़ती है, ठीक है। खाना पीना खाएं और सेफ रहें, घरों में रहें। तो हम सुबह 8:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, 8 से 8 बजे से। हाँ जी, वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन लेने के लिए कितना जरूरी आप समझते हैं ये वैक्सीनेशन लेना कोविड का? वैक्सीनेशन लेना उतना जरूरी है जैसे किसी की अगर तबीयत खराब होती है तो दवाई लेना जरूरी है, उतना जरूरी है वैक्सीन लगवाना शुरू होती है। 18 से 45 साल की उम्र को कल से स्टार्ट हुआ है। कैसे देखते हैं फैसले को कि थोड़ा लेट हुआ है या और पहले होना चाहिए था? थोड़ा लेट तो हुआ ही है खैर गवर्नमेंट की तरफ से। अगर शायद थोड़ा पहले हो जाता तो अभी तक बहुत से लोगों को लग चुकी होती। देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में मामले दर्ज हो रहे हैं, तो वहीं सैकड़ों मरीज अपनी जान भी गंवा रहे हैं। वहीं इसी के बाद देश में इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराती दिखाई दे रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा बन गई है। अब ऐसे में सरकारें हालांकि अपने स्तर पर काम कर रही हैं। वहीं विदेशों से भी भारत को हर प्रकार की मदद मिल रही है। आपको बता दें, करीब 40 देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। कुवैत ने भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आपको बता दें, आज सुबह कुवैत ने 282 ऑक्सीजन सिलेंडर और 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर्स और दवाएं भारत पहुंचाई हैं। यकीनन यह भारत में कई कोरोना मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित होगा। उधर पंजाब के तरन तारण के खेमकरण में एक शर्मनाक मामला सामने आया, जहां पड़ोसी युवक की ओर से 12 साल की नाबालिग लड़की से लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने थाने में इसकी शिकायत दी, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
इसे लेकर परिजनों ने पुलिस प्रशासन का विरोध करते हुए चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो उनका सारा परिवार जहर का सेवन कर आत्महत्या कर लेगा। दवाई अं पी के अपना फूक लेना, साडी कोई सुनाई नहीं हो रही। साडी भोरा जिन्नी बच्ची है 11-12 साल की बच्ची है, टोर्चर करते ही आउंदी जांदी ना। जिदन घर टोर्चर किया उदन जाके हाथ पल्ला जोड़ के आई है भी इस तरह ना करो, अपने रिश्तेदारी का मामला है। किथों गवांढ च रहिंदा मुंडा? गवांढ च रहिंदा, गवांढी है। कुड़ी दी उम्र कितनी है? कुड़ी दी 11-12 साल उम्र है। कोई इस संबंधी दरखास्त दित्ती कोई? दरखास्तां बथेरियां दित्तियां, साडी भाजी कोई सुनाई नहीं हो रही। अहीं हुण दवाई पी लेनी सारे परिवार ने, परिवार समेत ही अहीं ना साडी सुनाई हो रही है ना कोई कार्रवाई हो रही है। मैं स्कूल जानी, मेरा राह रोकदा सी, मेरा हाथ विच फड़दा ही राह। कौन है? जोगा। अच्छा, हुण की गल होई? हुण मैं झाड़ू लाउंदी पई सी कल्ली घरे, मेरा वीर ते मेरी भाभी गए ही उत्थे सहुरे आते ते मैनूं कहंदा भी आ, ते मैं आख्या मैं नहीं होना, मेरे घरे कोई नहीं गा। ते बाद च हुण मेरे ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਆਰ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਆਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ गए ਨੇ, जो भी बयान होंगे ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने अलग होने का फैसला किया है। दोनों ने शादी के 27 साल बाद तलाक की घोषणा की है। मेलिंडा और बिल गेट्स ने साझा बयान जारी किया है और बयान में उन्होंने कहा कि काफी बातचीत के बाद भी वो अपने रिश्ते पर काम कर रहे थे लेकिन उसे नहीं बचा पाए हैं, जिसके बाद अब वो अपनी शादी खत्म करने का उन्होंने फैसला लिया है। तो साथ ही उन्होंने कहा, बीते 27 साल में अपने 3 बच्चों को पालकर बड़ा किया। हमने एक फाउंडेशन भी बनाया जो विश्व भर में लोगों के स्वस्थ और अच्छे जीवन के लिए काम करती है। हम इस मिशन के लिए अभी भी एक जैसी सोच रखेंगे और साथ में काम करेंगे। हालांकि हमें अब लगता है कि हम जीवन के आने वाले समय में बतौर पति पत्नी साथ नहीं रह पाएंगे। हम नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों से हमारे परिवार के लिए स्पेस और प्राइवेसी की अपेक्षा है। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने आज लॉकडाउन लगाने का फैसला किया और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि कल सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका और अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। गौरतलब हो कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के कारण इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए बिहार सरकार पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ रहा था। पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि वो लॉकडाउन लगाएगी या इसका फैसला हम लें। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?